नमस्कार जनता, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। बात जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, अवसर कम हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो न केवल सरकारों की चिंता, जो लोग रोजगार की दौड़ में हैं, चिंता उनके लिए भी है और उनके लिए बड़ी चिंता है कि क्या किया जाए। तो आज हम एक ऐसे ही मुद्दे की बात करेंगे। कई राज्यों में यह बात उठ चुकी है कि स्थानीय लोगों को सरकारी भर्तियों में तरजीह दी जानी चाहिए, लेकिन सरकारें अपने तरीके से चलती हैं और होना भी चाहिए। कई मर्तबा यह बात होती है कि अगर एक राज्य में यह सुगबगाहट शुरू होगी तो दूसरे राज्य में क्या होगा। महाराष्ट्र में इसी तरह से एक बड़ा आंदोलन हो चुका है। उत्तर भारत के लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, लेकिन लबोलवाब यह है कि धीरे धीरे यह मांग चौतरफा उठना शुरू हो गई। यह बात अब राजस्थान की कर लेते हैं, और राजस्थान में भी विधानसभा हो या चाहे दूसरे अवसर हो, स्थानीय लोगों की जॉब की गारंटी की बात अब उठने लग गई है। जब बजट के दरमियान चर्चा थी, बलजीत यादव बहरौर से आते हैं, उन्होंने इस बात को उठाया कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब चाहते हैं, बड़े दुख की बात है कि जिले के लोगों को ही मना कर देते हैं कि आप अलवर जिले के हो, हम नहीं देंगे। तो कुछ पॉलिसी तय करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि उद्योग नीति इसी सत्र में आ रही है। चले तो इंडस्ट्रीज में प्राइवेट जॉब्स की बात हुई, अब बात होती है सरकारी नौकरियों की। 75,000 नौकरियों का अनाउंसमेंट किया है राजस्थान सरकार ने, और ये 19 महकमों में लगनी है। इसी को लेकर के अब युवाओं की एक कवायद शुरू हुई है कि स्थानीय जो यूथ है उनको तरजीह दी जानी चाहिए। चलिए, यही हमारा एक मुद्दा है और मैं आपको मजमून दिखाना चाहूंगा। फिर हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो उमेंद्र दादी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उपेन यादव जी हमारे साथ में हैं, वीरेंद्र शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ में हैं, और भंवर सिंह जी सीपीएम नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारों पर खासा मेहरबान दिखे। सीएम ने बजट में बेरोजगारों के लिए पिटारा खोलते हुए 75,000 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा कर उन युवाओं को राहत दी है जो पूंजी की कमी के कारण खुद अपना काम शुरू नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री ने युवा रोजगार योजना के माध्यम से 25,000 युवाओं को जोड़ने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक का कर्ज भी दिया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 75,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। रेवेन्यू में 4,446, कृषि के अंदर 4,000, शिक्षा विभाग में 21,600, कोऑपरेटिव में 750, आईटी के अंदर 800, मेडिकल के अंदर 15,000, हायर एजुकेशन में 1,000, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट में 1,500, फॉरेस्ट के अंदर 1,474, होम के अंदर 4,000, एनर्जी के अंदर 9,000, पीएचडी के अंदर 1,400। प्रदेश के युवा वर्ग के उम्मीदों के इस बजट में 19 सरकारी विभागों में 75,000 युवाओं की नौकरियों का सपना साकार होगा। प्रदेश में 19 विभागों में मिलेगी 75,000 नौकरियां। राजस्व विभाग में 4,646 पदों पर होगी भर्ती। एग्रीकल्चर में 4,000, एजुकेशन में 21,600, कॉर्पोरेटिव 750, डीओआईटी 800, होम 4,000, एनर्जी 9,000, पीएचईडी 1,400, पीडब्ल्यूडी 1,341, डब्ल्यूआरडी 2,000, ग्रामीण विकास और पंचायती राज 5,160, ट्रांसपोर्ट 104, मेडिकल 15,000, उच्च शिक्षा 1,000, स्किल और एम्प्लॉयमेंट 1,500, फॉरेस्ट 1,474, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट 250, विमेन एम्पावरमेंट 300, मेडिकल एजुकेशन 269 भर्तियां।
प्रदेश के युवाओं को सरकार जॉब देने की घोषणा के साथ ही बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर भी पाबंदी या फिर उनका कोटा तय करने की मांग विधानसभा में उठा चुकी है। विधायक राजकुमार शर्मा प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर विधानसभा में आवाज बुलंद कर चुके हैं। शर्मा ने सवाल उठाया कि अन्य राज्यों में राजस्थान के युवाओं को आवेदन करने पर रोक है, जबकि अन्य राज्यों के युवा प्रदेश में सरकारी नौकरियों का फायदा उठा रहे हैं। विधायक बलजीत यादव भी आर्थिक आधार पर स्वर्ण वर्ग के सर्टिफिकेट बनने में हो रही देरी को विधानसभा में उठा चुके हैं। बहरहाल प्रदेश में 75,000 नई भर्तियों की घोषणा कर राज्य सरकार ने युवाओं के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये भर्तियां अगर समय पर होगी तो वाकई युवा वर्ग को कुछ राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा, हम हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास चलना चाहेंगे। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें हैं, एक तो बेरोजगारी का तोड़ क्या हो, स्थानीय लोगों को तरजीह मिले, एक तरफ तो ये वकालत की जा रही है, दूसरी तरफ लेकिन एक बात ये भी आती है कि इससे क्षेत्रवाद का मुद्दा हावी होगा। बाहर जब आप रोजगार के लिए जाएंगे तो वहां आपके साथ एक भेदभाव किया जा सकता है। ये सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है, आज नहीं तो कल बनने वाली है, शुरू हो चुके हैं इसकी आहट। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, बेरोजगारी का मुद्दा देश भर में है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें स्थानीय लोगों को लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि मानिए थाना गाजी में कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है तो जहर वहां के लोग पिएंगे, पॉल्यूशन का समस्याएं वहां के लोग उठाएंगे, पानी की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, जहर वहां के बच्चे पिएंगे और नौकरी करने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो ये उन लोगों के साथ में अन्याय होगा। इसलिए हम ये व्यवस्था होनी चाहिए कि स्थानीय लोगों के लिए कोई परसेंटेज तय हो जाए, जो व्यक्ति जिस योग्यता का है उसके अनुकूल उसको काम मिले। ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों में भी कुछ हो सकता है। जैसे पंचायत समिति का शिक्षक है, पंचायत समिति में हमें इसको नियुक्ति देनी है तो हम उसी क्षेत्र के व्यक्ति को दे। यदि आपने झुंझुनू के व्यक्ति को बाड़मेर में पोस्टिंग दे दी तो उसका मन ही नहीं लगेगा, वो हमेशा इसी प्रयास में लगेगा मैं डिजायर लिखा के अपने इलाके में हूं। यानी हम ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जिससे व्यक्ति का काम सरकार के कामों में मन में उसमें लगता ही नहीं है। हमें एक नीति बनानी पड़ेगी, बेरोजगारों के लिए नीति बनानी पड़ेगी, औद्योगिक नीति बनानी पड़ेगी। उसके माध्यम से तय करना पड़ेगा कि जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसमें इतने पद स्थानीय लोगों के लिए होंगे, इतने पद बाहर के लोगों के लिए होंगे। इससे क्या है कि यदि मानिए स्थानीय व्यक्ति, झुंझुनू का व्यक्ति वहां उद्योग लगा, एक बहुत बड़ा उद्योग लगा, उसे नौकरी करने के लिए यदि बिहार में जाना पड़ेगा तो कैसे वो इस व्यवस्था में संतुष्ट होगा? होगा ही नहीं। ये हमें तय करना पड़ेगा। जैसे मानिए आपको कोई बहुत उच्च पद का व्यक्ति चाहिए, आप उसका सिलेक्शन कीजिए, देश से कहीं से मंगवाइए, लेकिन जो छोटे पद हैं उसमें आपको स्थानीय लोगों को वरीयता देनी होगी, नहीं तो ये सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोगों, आपने देखा होगा कि उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों आंदोलन होते हैं? क्योंकि ये व्यवस्था है बेरोजगारी की, जब तक हम उसको निपटाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, यानी स्थानीय लोगों को महत्व नहीं देंगे, जब तक समस्या होगी नहीं तो क्या होगा, स्थानीय लोग फैक्ट्री का विरोध करेंगे, वहां उसको काम ढंग से नहीं चलाने देंगे, कई समस्या पैदा होगी। इन सब समस्याओं से निजात पाने का एक ही कारण है कि हम स्थानीय लोगों को महत्व दें, कुछ पद उनके लिए आरक्षित करें और उनको ये कहें कि इतने पद स्थानीय लोगों के लिए होंगे। ऐसी सरकारी नौकरियों में भी ये होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, रोजगार विभाग, उसमें तय हो कि इतने पद अमुक अमुक विभागों में, जैसे आशा सहयोगिनी है, ऐसे छोटे छोटे कई पद है, पंचायत समिति शिक्षक है, बहुत से पद है, ये पटवारी है, ऐसे उनका सिलेक्शन है। आप यदि स्थानीय लोगों में करोगे तो स्थानीय समस्याओं को जानते हैं, स्थानीय बोली को जानते हैं, स्थानीय व्यक्तियों को जानते हैं, प्रशासन को लाभ मिलेगा और काम में सहूलियत होगी। बाकी चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास इस मुद्दे पे। मैं एक बार उपेंद्र यादव के पास में जाना चाहूंगा। उपेंद्र, लंबे समय से आप लोगों की डिमांड भी है, संघर्ष भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 75,000 नौकरियों का ऐलान किया है, साथ ही कुछ युवा विधायक हैं, वो इस बात को मुखर कर रहे हैं कि ये लागू किया जाना चाहिए। वो यह भी कह रहे हैं कि आप पुलिस से मंगवा लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो राजस्थान के आसपास है, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह पॉलिसी है कि स्थानीय लोगों को पहले उसमें अवसर दिया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब वक्त आ गया राजस्थान में लागू हो ये?
योगेंद्र जी, पहले आपके चैनल के माध्यम से पहले भी चर्चा हो चुकी है। हम लगातार मांग कर रहे थे कि बाहरी राज्यों का कोटा राजस्थान के भर्तियों में कम हो, क्योंकि आज 50% सामान्य श्रेणी में वो लोग आते हैं बाहरी राज्य वाले, एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो। कई जगह अभी कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आया था जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि स्थानीय 70% लोगों को मौका मिलना चाहिए और ऐसी वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उसको देखते राजस्थान सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि बाहरी राज्य वालों को यहाँ रोका जाना चाहिए, राजस्थानी जो स्थानीय लोगों को ज्यादा फायदा हो। क्योंकि हम लगातार मांग करें इस संबंध में। पूर्ववर्ती सरकार में मई 2018 में हमारी मीटिंग हुई जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, अधिकारी सब लोग थे। हमने अलग अलग राज्यों की पॉलिसी उनके सामने रखे थे, दस्तावेज रखे थे कि इस आधार पे राजस्थान के अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है, बाहरी राज्यों को कोटा कम हो सकता है। लेकिन सरकार चेंज होगी, वो मुद्दा वही गौण हो गया। लेकिन हमने जो समर्थन दिया तो ये बाहरी राज्य का कोटा कम करने की बात हमने कांग्रेस सरकार के सामने रखी थी। और अब विधानसभा में चाहे राजकुमार शर्मा जी हो चाहे बलजीत यादव जी, उन्होंने बेरोजगारों की जो हमारी मांग कई सालों से चल रही है उसको आवाज को बुलंद किया है, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन सरकार को ध्यान देना होगा, ये तो बाहरी राज्य कोटा का मामला होगा। दूसरी बात, जो 75,000 भर्तियों का मामला है उसमें स्पष्ट हमारी ये राय है कि जब तक आप सिस्टम में सुधार नहीं करोगे, हम कह रहे हैं कि कमेटी का गठन करो जिसमें मंत्री हो, कर्मचारी हो, विधायक हो, उसमें अधिकारी हो और बेरोजगार हो, क्योंकि वो कमेटी बनेगी, हर महीने उसकी मॉनिटरिंग होगी तो भर्ती पूरी हो पाएगी। अन्यथा जो 2013 की जो भाजपा सरकार ने 5 साल निकाल दी, चाहे विद्यालय सहायक हो चाहे एलडीसी भर्ती हो चाहे नर्सिंग भर्ती, वो तो 2013 की है। दूसरी तरफ 2018 की वो भर्तियां देख लो जो 50,000 से ज्यादा है, आरपीएससी के अधीनस्थ और विद्युत विभाग की, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एसआई और हेडमास्टर का परिणाम नहीं आया। जो अधीनस्थ बोर्ड की ले लीजिए, पशुधन सहायक हो, पीटीआई भर्ती हो, प्रयोगशाला सहायक हो, तमाम वो भर्तियां चाहे विद्युत विभाग की भर्ती हो जिसका परिणाम नहीं आया, किसी का परिणाम आ गया उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और किसी का आवेदन नहीं हो पाए। तो ढाक के 3 बात है, आज वो भर्तियां लंबित है, भर्तियां जब तक पूरी नहीं होगी, जब उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी। तो हम लगातार 1 जुलाई को हमने विधानसभा के बाहर एक रैली निकाली, हमने मांग की नई भर्तियां निकालो, पुरानी को पूरा करो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन करो जिसमें बेरोजगार भी शामिल हो, जो हर महीने उसकी मॉनिटरिंग होगी तो भर्ती हो पाएगी। अन्यथा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 75,000 भी जो 1 लाख भर्तियां 2013 की 50,000 और 18 की 50,000 के करीब जो 1 लाख भर्तियां जैसे लटकी हुई है, ये भर्तियां भी लटक जाएंगी, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कांग्रेस सरकार को, इन्होंने भर्तियां निकाली, लेकिन भर्तियां पूरी करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए कि कैसे पूरी होगी, इसकी एक कमेटी का गठन किया जाए तभी भर्तियां पूरी हो पाएंगी। अब 2 ही समस्या है कि बाहरी राज्य का कोटा कम होगा, इसमें बजट की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसमें बजट की आवश्यकता नहीं है। बाहरी राज्यों को कोटा कम करोगे तो राजस्थान का अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलेगा, पूरे राजस्थान के लोग गुण गाएंगे। दूसरी तरफ एक कमेटी का गठन करे जिससे वो मॉनिटरिंग। लेकिन उपेंद्र जी इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। बाहर के राज्यों में जहां यहाँ के अभ्यर्थी जाएंगे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा फिर? नहीं, अभी कहां ले रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में रोक दिया गया। अभी कमलनाथ जी ने कहा है कई जगह क्या पॉलिसी करके, मध्य प्रदेश में पहले पॉलिसी ये थी कि 25 साल तक के बाहरी राज्य वालों को लिया जाएगा, ओनली 25 साल एज के हिसाब से रोके थे। उत्तर प्रदेश में दे रखा था कि 5 साल का वहां निवासी होना चाहिए। और अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा में कमलनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं 70% वहीं के लोग लगे। अब महाराष्ट्र में ले लीजिए मराठी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, ये न प्रकार बाहरी राज्य यानी कि राजस्थान का अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है। तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि यहाँ भी या तो ये उनका पंजीयन होना चाहिए, पंजीयन के आधार पर होना चाहिए, या 5 साल का वहां निवासी होना चाहिए, या उन स्थानीय अभ्यर्थियों को फायदा देना चाहिए। अन्य राज्य कह रहे हैं, उन्हीं की तर्ज पे हम कह रहे हैं, उन्हीं की पॉलिसी के आधार पर राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका ज्यादा दिया जाना चाहिए। मैं चलिए लौटूंगा आपके पास में, भंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, एक मुद्दा है और ये बड़ा काफी अहम मुद्दा है, चारों तरफ से इसकी आवाज उठ रही है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखो, ये बहुत बढ़िया बहस आप करा रहे हैं, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको। इसको आपको उस तरह से समझना होगा, आज देश में हर वर्ष करीब 2 करोड़ बेरोजगार हमारे पैदा होते हैं और सरकारों की कोई नीति नहीं है कि उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। ये पूंजीवाद का एक फंडा है, स्थानीयवाद को पैदा करना। पूंजीवाद बहुत तेज होता है, आज हो तो जा रहा रोबोटाइजेशन पर। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, हमारे देश की बहुत बड़ी कपड़ा फैक्ट्री रेमंड 18,000 रोबोट लगा रही है अपने कारखाने में, मजदूरों को हटा के करीबन 60,000 मजदूर गायब होंगे उससे। तो आप कहां सोच पे, छोटी सोच पे आगे हो? ये क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक लाभ के लिए, रोजगार है नहीं, सरकार की नीतियां नहीं है रोजगार बनाने की। आप स्थानीयवाद की बात करके भारत के टुकड़े करना चाह रहे हो, बहुत गलत विषय है। ये जो बातें कर रहे हैं स्थानीयवाद, तो हम तो देशवासी इंडियन कब बनेंगे? अभी हम राजस्थानी, बंगाली, बिहारी, गुजराती बन रहे हैं। अगर यही बने रहेंगे तो देश एक कैसे रहेगा? देश तो टूटेगा। फिर सेना में मांग हो जाएगी कि गुजरात में जो सेना रहेगी वो गुजराती रहेगी, राजस्थान में सेना राजस्थानी रहेगी।
आज राजस्थान में उद्योग धंधे लगते हैं तो भारतवासियों को पूरे अवसर मिलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं मैं सवाल सुनिए आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूं कोई राज्य में ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी राज्य में भी अगर ये पाबंदी लगाई है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। हम भारतीय हैं। आज हमारे राजस्थान के लोग पूरे देश के अंदर जा रहे हैं और विदेश में जा रहे हैं। आज एक गुजराती विदेश में जाके धंधा कर रहे हैं। तो अगर फिर सब ये चीजें होगी तो आपने देखा बिहार के लोगों को मारा गया ना महाराष्ट्र के अंदर, उसके परिणाम क्या निकलेंगे? फिर जब महाराष्ट्र के लोग अगर जाएंगे बाय द वे बिहार में, उनकी क्या स्वागत करेंगे लोग? इसलिए आप जैसे मराठी कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा लागू करो। ये जो स्थिति है ना, ये बिल्कुल आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज जो विकास हो रहा है ना, वो विकास है रोजगार विहीन विकास, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज ऑटोमाइजेशन, आप मारुति का कारखाना लगाए, वहां रोबोट चलाता है सारा काम। आज हुंडई का कारखाना लगा, पूरा काम रोबोट कर रहा है। वो बंद नहीं करेगी जब तक सरकार, जब तक रोबोटाइजेशन है। आपका नौकर अब रोबोट आने वाला है घर के अंदर सफाई करने के लिए, तो आप कहां रोजगार दे पाएंगे लोगों को? तो ये सबसे बड़ी है सरकार की जो नीतियां है ना, वो रोजगार विहीन नीतियां है। जो विकास हो रहा है वो रोजगार विहीन हो रहा है। आज हमारा रोजगार जा रहा है चीन में। जो स्टार्टअप की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कहां वो स्टार्टअप? सारा फेल्योर हो गया। स्टैंडअप इंडिया कहां है? स्टैंडअप इंडिया आज हमारे देश के पूंजीपति अपने मुनाफे के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। चाइना से माल बना हुआ मंगाते हैं और अपनी मोहर लगाते हैं मेड इन इंडिया की। मैं आपको एक नहीं हजारों उदाहरण दे दूं। यहां जयपुर में बड़े बड़े कारखाने जो पूरे चाइना से माल मंगा के अपना ठगा। सिस्का एलईडी लाइट है, एक लाइट इंडिया में नहीं बनाती है, पूरी चाइना से मंगाती है। पूरा एड उसका टीवी पे चलता है। सिस्का एलईडी 100% चाइनीज माल है। बहुत से बेरिंग है आज चाइना से आ रहे हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक का तो 100% सामान चाइना से आ रहा है। अगर सरकार उन पर पाबंदी लगाए, जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर रोके ना फिर, लेकिन रोक नहीं सकते। इंटरनेशनल वो है, हम यहां रोजगार दे नहीं सकते। सरकार की नीतियों की वजह से ये हमारा जो साथी बैठा है, इसकी पीड़ा अपनी जगह ठीक है। मैं मानता हूं कि रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। आज वो अटका देते ले जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अटका देंगे। सरकार की खुद की नीति है। आपको पता है सन 91 से अमेरिका से इनका कॉन्ट्रैक्ट है भारत सरकार का। हर नौकरियों को सरकारी क्षेत्र से खत्म करेंगे और ठेकेदारी पे लगाएंगे। आज संविदा कर्मचारी कितने बढ़ गए देश में? प्रदेश के अंदर कितना संविदा कर्मचारी है? आज उनका शोषण कितना हो रहा है? अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे? अमेरिका से हमारी पॉलिसी को अमेरिका चलाता है। आज वहां से जो वर्ल्ड बैंक लोन देता है वो कहता है आप सरकारी नौकरियां समाप्त करिए और प्राइवेटाइजेशन करिए पूरा का पूरा। रोजगार का उसी पे हम चल रहे हैं। 1991 से लेकर आज तक देखिए रेलवे में भर्ती हो रही है, राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी में भर्ती हो रही है। राजस्थान के अंदर एक भी भर्ती नहीं है 91 के बाद में बिजली डिपार्टमेंट में। पहली बार कुछ इंजीनियर्स की भर्ती दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे के लोगों को सबको ठेके पे दे दिया गया है। वो प्राइवेट, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। आज ये ठेकेदारी और संविदा कर्मी ठेकेदार जो इनके हैं, वो इनके अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बन रहा है। सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग। इनके जरिए नेता भी पैसा कमा रहे हैं और ठेकेदार भी पैसा कमा रहे हैं। एक बात बताइए, लेकिन खैर चले, मैं दोबारा दूसरा सवाल आएगा, मैं उसमें आपके पास में आऊंगा। मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। वीरेंद्र जी, मुद्दा जो ये हमने लिया है और चौतरफाई जिसकी आवाज उठनी शुरू हो गई है, आप पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस पर क्या रिएक्शन है बीजेपी का? आप क्या किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, अगर सरकार ने जो घोषणा की है वो घोषणा पूरी हो जाती तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में जिस प्रकार के से सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखा, नहीं मेरा सर सवाल नीति में अंतर मेरा एक सेकंड वीरेंद्र जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, स्थानीय लोगों को अवसर मिले, बात सरकार की नहीं है। 1% सोचिए कि आपकी गवर्नमेंट और आपके वक्त हम ये डिबेट कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर जानना चाहता हूँ आपके विचार। जी देखिए, स्थानीय का विषय है तो राजस्थान की संस्कृति रही है पधारो मारा आंगना। अनेकों जगह टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जगह सरकारों की नीतियों की समस्याएं हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं देके समझाना चाहूंगा कि राजस्थान के साथ किस प्रकार की समस्या है। वो शायद रोजगार में भी इसी प्रकार की समस्या है। एसएमएस की आज जो हालत है उसमें आप देखेंगे पेशेंट राजस्थान से ज्यादा बाहरी राज्यों के। ठीक इसी प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में ले लीजिए चाहे प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए। हमारे यहाँ पे जितनी भी एमएनसी कंपनियां, उनके इस प्रकार के नॉर्म्स हैं कि वो संबंधित क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए नहीं ले सकती, क्योंकि उनके एचआर नॉर्म्स हैं। रोजगार सरकारी नौकरियों में भी हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि बाहर के राज्यों के लिए इतना कोटा रहेगा या हमारे लिए इतना कोटा रहेगा, जबकि
दूसरे राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां के राज्यों के लिए इतना कोटा फिक्स रहेगा और बाहर के राज्यों के लिए केवल इतने प्रतिशत लोग ही वहां आवेदन कर सकते हैं। इन्हीं के लिए पूछ रहे कि आप सहमत हो गए इसी चीज के लिए कि यहाँ भी लागू हो? बिल्कुल मैं सहमत हूँ और हमने इसके लिए कोशिश भी की थी। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे राज्य में भी हमारे स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका। लेकिन भंवर सिंह जी का एक सवाल था, सीपी में इसको खारिज करती है। इनका कहना है कि हमें इंडिया को मजबूत बनाना है, किसी स्टेट के अगर उसमें हम फंस जाएंगे तो फिर भारत कैसे होगा? देखिए भंवर सिंह जी ने कई सारी बातें कही, उनको मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। जो अभी अमेरिका की बात कर रहे थे, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका ने इसी वर्ष कितने भारतीयों को बेरोजगार बनाया है। जो भारतीय वहां पहले कार्य कर रहे थे उनको वापस अपने देश आना पड़ा। तो ये केवल राजस्थान की या केवल देश की समस्या नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड की ये समस्या बन चुकी है और वो लोग समझ रहे हैं कि स्थानीय लोगों को वरीयता देनी होगी और ये जरूरत है। अभी मांग है, जरूरत है, तो हमें उसी अनुसार कदम बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए मैं वापस एक बार उमेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, ये मुद्दा हर रोजगार पाने वाले को ये लगता है कि हाँ वास्तव में अगर ऐसा होगा तो ये अवसर हमारे लिए ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर क्षेत्रवाद इतना हावी होगा तो हमारा जो यूनियन सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, उस पर संकट के बादल होंगे, क्षेत्रवाद में बढ़ता चला जाएगा हर प्रदेश। देखिए योगेंद्र जी, कुछ चीजें ऐसी जिसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं आता है, केवल हम लोगों की सोच का फर्क है जी। यदि मानिए कहीं पे 500 पियोन की वैकेंसी निकली है, आपने उस ब्लॉक के या एक मंडल के लोगों को वहां यदि पियोन बना दिया तो कौन सा क्षेत्रवाद आ गया इसमें? हाँ ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को कहीं को लाके लोकसभा का चुनाव आप लड़ा देते हो, विधानसभा का चुनाव कहीं से कहीं को लड़ा देते हो, राज्यसभा में अक्सर ऐसा होता है, राज्यसभा में आप कहीं का विजय देते हो, केवल उसी राज्य का लड़ सकता है। हाँ, अब इस बात को दूसरे नहीं राज्य मैं लोकसभा लेकिन क्षेत्र आकर के लड़ रहे हैं, वो कर लेते हैं। को आपने दे दो दिया, तीन आप MLA लोग- हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ के पहले ना वो बने वोटर बने, वोटर, उसके वो बाद बात गलत। ये सब चीजें हैं, तो हमें देखो ऊपर से लेकर नीचे तक चीज सोचनी पड़ेगी है। जब आप ये देखते हैं कि साउथ के व्यक्ति को लाके आपने राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिया, तो ये नौकरियों में भी यदि ऐसी बातें होती है तो ये कहो कि साहब इससे स्थानीयवाद हो जाएगा, देश की एकता अखंडता में नुकसान हो जाएगा। कोई न एकता अखंडता में नुकसान होने वाला है। स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को हर काम में वरीयता मिलनी चाहिए। ये नहीं है एक कहावत है ना कि खुद का खुद खवारा डोले, पड़ोसी का फेरा पड़ाता डोले। हमारे बच्चे तो बेरोजगारी में भूख से तरसे, हम कहें कि साहब देश की एकता अखंडता बहुत आवश्यक है, हम उसके बिल्कुल पक्षधर हैं। देश की एकता अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हमारे बच्चों को काम चाहिए। पहले जब जहर हम पीते हैं, समस्याएं हम लोग उठाते हैं, जमीन की अवाप्ति होती है तो हम लोगों की होती है, स्थानीय व्यक्ति की होती है। आप कहोगे अब काम आएगा तो कहीं का भी आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि साहब बिहार के लोगों को मत दो, यहाँ के लोगों को मत दो, काम सबको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जो छोटे पद हैं या जिनसे स्थानीय लोगों को काम मिल सके, यानी एक फैक्ट्री लगी उसे 500 श्रमिकों की आवश्यकता है, आपने मेरे क्षेत्र के लोगों को काम नहीं दिया, वो बेचारे चौपाटी पे जाके काम किए जा रहे हैं, बेलदारी किए जा रहे हैं। आपने कह दिया कि नहीं साहब बाहर के लोग काम देंगे। ये न्याय संगत बात नहीं है, इसको आप न्याय नहीं कह सकते। न्याय जब है जो स्थानीय व्यक्ति के चूल्हे में पहले हम उसका चूल्हा जलाएं। यदि देश की एकता अखंडता यदि इन बातों से यदि टूटने लगी तो मैं समझता हूं ये बातें असंभव सी बातें हैं। हाँ, यदि हम राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कहें कि इससे देश की एकता अखंडता टूटेगी तो बात अलग है। छोटे पदों के लिए या अन्य काम में हर फैक्ट्री में तय होना चाहिए कि इतने पद स्थानीय लोगों के लिए होंगे, क्योंकि नुकसान भी स्थानीय व्यक्ति उठाता है। कोई योजना बनती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हानि लाभ स्थानीय व्यक्ति को होता है। हम ये स्थानीय व्यक्तियों को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? ऐसे सरकारी पोस्टों की, जैसा मैंने कहा, बहुत से पद ऐसे हैं जिसमें आप झुंझुनू के व्यक्ति को यदि आप बहरोड में भेजोगे उसका मन ही नहीं लगेगा, वो एक आफत समझ के आएगा। आप कहो ना कि यहाँ पहले यहाँ के लोग हैं। जिसे चिकित्सक है वो कहीं भी हो सकता है, गजिटेड पोस्ट कहीं का भी हो, नॉन गजिटेड स्थानीय व्यक्ति को मिले, मेरी ये सोच है। यानी जैसे एलडीसी है, लिपिक है, पियोन है, ये सहायक है, कई चीजें, पशुधन सहायक है, वो स्थानीय लोग क्यों नहीं हो सकते? होना चाहिए। वो स्थानीय भाषा को समझते हैं, स्थानीय लोगों को जानते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब यदि कहोगे नहीं साहब झुंझुनू में से लाके बहरोड के व्यक्ति को या बाड़मेर के व्यक्ति को लगा दिया, वो उसका एक ही काम होगा, आपकी सेवा नहीं हो सकती, तनख्वाह तो लेगा, लेकिन उसका प्रयास यह होगा कि मेरा तबादला जल्दी से जल्दी हो और मैं यहां से जल्दी पीछा छुड़ा के जाऊं। इससे यदि आपकी देश की एकता अखंडता बनती है तो ये तो मैं उचित नहीं मानता कि इन बातों से यदि देश की एकता अखंडता को खतरा है, गलत है। जी उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं एक तो बलजीत यादव जी ने जो विधानसभा में सवाल उठाया वो था
नीमराना फैक्ट्रियों का मामला था कि वो अलवर के लोगों को नहीं ले रहे, और चाहे जयपुर का हो चाहे अन्य जिलों कहीं का के, भी सबको ले रहे, स्थानीय लोगों को नहीं ले रहे, और वो प्राइवेट सेक्टर की बात है। और वो जो अपन बात कर रहे हैं, जो राजकुमार शर्मा जी ने उठाया, वो राज्य स्तर की हाँ, बात बिल्कुल, है, गवर्नमेंट जॉब्स की बात है। और सीपीएम जी के भवन जी ने एक बात बताई, तो मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि जो अच्छा काम होता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपको विरोध करना चाहिए कि अन्य राज्यों में ऐसा क्यों है, क्यों राजस्थान वालों को क्यों नहीं ले रहे, राजस्थान वालों को क्यों नहीं ले रहे। तो अन्य राज्यों को हम समानता के अधिकार की मांग कर रहे हैं कि बाहरी राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं ले रहा, तो यहाँ भी ऐसा लागू होना चाहिए कि बाबा जी का भंडारा नहीं हर कोई जिम जाए, यहाँ भी ये लागू होना चाहिए, राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। ये मांग हम लगातार उठा रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। अन्यथा अन्य राज्यों में आप विरोध करो, आपकी पार्टी को विरोध करेंगे कि राजस्थान वालों को लिया जाए, तो हम आपके निर्णय का स्वागत करेंगे, अन्यथा आपकी बात तर्कहीन है, हम इससे सहमत नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, 75,000 भर्तियां जो जारी की है उसके लिए स्पष्ट है कि सरकार को कैलेंडर जारी करना चाहिए, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, जिससे बेरोजगार को पता तो चले कि हाँ कि मुझे इस तरह से तैयारी करनी है। यदि 6 महीने 7 साल में लगेगी तो वो अपना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, वो मजदूरी करते हैं। तो अब स्थिति यह है कि 2013 से 18-19 आ गई, 5-5-6-6 साल तक भर्तियां लंबित होती है, तो उनको स्पष्ट करना होगा कब एग्जाम होगी, कब आवेदन लेंगे, कब एग्जाम होगी, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, तो भर्तियां सही समय पे हो पाएंगी और उसकी मॉनिटरिंग होगी, तो बेरोजगार को रोजगार मिल पाएगा। और बाहरी राज्यों वाला इतना बड़ा मुद्दा है कि आप उठा के देख लीजिए, हर भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आ रहे हैं, राजस्थान का अभ्यर्थी को नुकसान हो रहा है। या तो आप चाहते हो, चलो आपकी बात हमने मान लीजिए, महाराष्ट्र में केवल मराठी लैंग्वेज वहां लागू है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज आ गया, राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज लागू करे, जिस राजस्थान के अभ्यर्थी को मौका मिले। राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिलती? केंद्र सरकार देगी ना मिलनी चाहिए ना। आप हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए ना। उठा रहे, लगातार उठ रही है आवाज, तो राजस्थानी भाषा के लिए लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन दे नहीं रही है ना केंद्र सरकार। इसलिए मौका मिले, इसमें राजस्थान को सहयोग करना चाहिए सबको। नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा आपको, जवाब दूंगा इनका। कोई मैं भावनात्मक बातें नहीं करता हूँ जी, नहीं, मेरे को वोट की राजनीति नहीं करनी है, मैं भावनात्मक बातें भी नहीं करता हूँ। हम तो इसके मामले में लट खाए, हम दुनिया के मेहनत कशों को एक करने की बात भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, आपकी भावना अच्छी है, आप चाहते हो देश बिखरे नहीं, देश एकजुट रहे, लेकिन ऑलरेडी आप बीमारी को नहीं समझ रहे हैं ना। बीमारी नहीं खत्म होगी, राजनेताओं ने पहले शुरू। चलिए, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, ये मुद्दा जारी रहेगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वेतन दे रहे हो आप देख रहे हैं खास खबर। बात करें में खास मुद्दे पर, रोजगार के लिए क्षेत्रीय लोगों को तरजीह दी जाए, हमारा यूनियन सिस्टम, इस पर क्या असर पड़ेगा। हम उस मेरिट्स और डिमेरिट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट अलग अलग क्षेत्र से हैं और जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा हो तो क्या होगा और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं वापस भंवर सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं। भंवर सिंह जी, बात यह निकल करके आ रही है कि उमेंद्र धादी साहब ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट, हमारा फेडरल सिस्टम बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके साइड इफेक्ट भी स्थानीय लोगों को झेलने पड़ते हैं। और अगर रोजगार के अवसर की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट के रोजगार, उसके लिए भी कहना, ये लोग कहते हैं कि दूसरे राज्यों में जब ऐसा है तो यहाँ के परीक्षार्थी, आवेदनकर्ता इस बात को क्यों भुगते कि अन्य राज्यों में तो बिल्कुल आपके बैरियर लगा हुआ है, राइडर लगा हुआ है, और यहाँ कोई भी आकर के चला जाए। तो या तो सिस्टम को इस तरह से किया जाना चाहिए कि बिल्कुल सभी जगह इस तरह की पाबंदियां खत्म हो, जिसमें होगा, जो स्किल्ड होगा, जिसमें दिमाग होगा, जो वास्तव में क्वालिफाई किया हुआ है, वो अवसर पाएगा। और जो आप वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, अमेरिका ने नहीं लगाया। वर्ल्ड बैंक का यह कहना था कि हिंदुस्तान सहित कई मुल्कों में सैलरी और पेंशन पे सरकारों का बड़ा पैसा जा रहा है। अगर आपको विकास करना है तो गवर्नमेंट की रोजगार के अवसर कम करने पड़ेंगे, आपको संविदा पे जाना पड़ेगा, ये उनका कहना है। बात सही है। आज सचिवालय की आप स्थिति देखिए, जाते होंगे आप सचिवालय में, बिल्कुल सुबह 5 डे वीक कर दिया, 9:30 से 6:30 तक का टाइम है। आप मुझे बता दीजिए कितने लोग बैठते हैं। अगर 5% लोग भी अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर पब्लिक की गाड़ी कमाई का 84-86% पैसा अगर पेंशन और भत्तों और तनख्वाह में जा रहा है तो काम क्यों नहीं करना चाहिए।
नहीं, काम करने का जो सवाल है सरकारी कर्मचारियों का, आपको मैं बता दूं, आप भी अध्ययन कर लीजिए। आज की तारीख में अंगूठे से प्रेजेंट है, कोई अधिकारी और गायब हो नहीं सकता। आजकल प्रेजेंट हो रही है अंगूठे से। और आज की तारीख में हालत है, सुनिए मैं बताता हूं आपको, मैं भी प्रैक्टिकल सारे अधिकार, लेबर डिपार्टमेंट में जहां 4 अधिकारी थे वहां 1 अधिकारी रह गया। वहां इंस्पेक्टर 100 थे, वहां 10 इंस्पेक्टर है भाई साहब। पूरे राज्य में 120 इंस्पेक्टर हैं और 650 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है। एक एरिया में 1 इंस्पेक्टर नहीं है सरकारी। मैं आपको बता दूं, आप भी गलत आंकड़े पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी लोग काम नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आज 40-50% पुलिस की नफरी है। आज थाने में क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों नहीं अपराध पर रोक लग रही है? आज रोजगार के सभी सभी क्षेत्रों में, आज देखिए सचिवालय के पास में, आज सचिवालय के तो रिटायरमेंट लोग होते जा रहे हैं। 50 गाड़ियां लगती हैं, 50 गाड़ियां लगती हैं चोमू गोविंदगढ़ सापरा की। 4 बजे लगना शुरू हो जाती हैं। वो स्टाफ कहां से आ रहे हैं सर? नहीं गलत। प्राइवेट सेक्टर का कैसे जाता है? सरकारी वाले तो आजकल 6 बजे निकलते हैं, उसके पहले निकल नहीं सकते। आजकल अंगूठे से हाजिरी होती है। नहीं अगर कैसे जाते हो अपना अंगूठा तो किसी को दे नहीं सकते। अंगूठे की बात आजकल अंगूठे से स्टाम्प, आजकल जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी होने लगी है। आज मैं लेबर डिपार्टमेंट में भी जाता हूँ। नहीं आपका कहना ठीक है, ये बदनाम करने का तरीका कर्मचारियों को। मैं इस बात को एग्री नहीं करता, कर्मचारियों को बदनाम करने का तरीका। एक बात और कही प्राइवेट सेक्टर की, ये बताइए मुझे, जो आदमी वहां काम करने के लिए जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, पैसे उसी को देगा। कोई व्यक्ति, हम भी जॉब कर रहे हैं, काम के बदले पैसे मिलते हैं, वहां यूनियन की आवश्यकता क्या हो जाती है? मुझे बता दीजिए, कौन से अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है? आज आपको पता है जयपुर में 12 घंटे, हाँ सुनिए ना, 12 घंटे काम करा के 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है कारखानों के अंदर। पीएफ नहीं काटा जाता है। आज उनको रिटायरमेंट में ग्रेजुएटी नहीं दी जाती है, ईएसआई नहीं काटी जाती है भाई साहब। जैसे मर्जी निकाल दिया जाता है। कोई श्रम कानून लागू नहीं है 90% कारखानों में। आप जाइए विश्वकर्मा झोटवाड़ा के क्षेत्रों में पता कीजिए। मैं आपका दूसरा सवाल आपसे सवाल कर रहे हैं, अगर आप एक बात बताइए, राजस्थान में भी मैं कहना चाहूंगा, अगर बिहार, यूपी और बंगाल के लोग चले जाएंगे, आप फैक्ट्री नहीं चला सकते राजस्थान की, बंद हो जाएंगे आधे से ज्यादा कारखाने। गुजरात जो कह रहे ना इंडिया का सबसे बड़ा वाइब्रेंट गुजरात, और वो गुजरात, डेवलप गुजरात कौन चला रहा है? बिहार और यूपी और बंगाल के लोग चला रहे हैं भाई साहब। अगर वो छोड़ दें तो बर्बाद हो जाएगा गुजरात आज की तारीख में। ऐसे महाराष्ट्र कौन कर रहा है सबसे ज्यादा कठिन काम? यूपी, एमपी, बिहार, ये लोग। राजस्थान में आज सबसे ज्यादा काम जो भारी काम है, अगर स्टेट के लोग काम कर रहे हैं, तो आप अगर ये करोगे कि इस तरह से आप बंटवारा करोगे देश का, तो कल ये होगा जयपुर का आदमी जयपुर में चाहिए, जोधपुर का जोधपुर में चाहिए, जोधपुर में फैक्ट्री लगेगी तो जोधपुर वाला चाहिए, फिर राजस्थान भी खत्म हो जाएगा, फिर देश क्या प्रदेश भी खत्म होगा। ये जो बंटवारा कर रहे हैं ये पूंजीपति कर रहे हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं अपने लाभ के लिए, और सरकारें अपने वोट लेने के लिए जो जॉब नहीं देना चाह रही है। गवर्नमेंट जॉब में कहां दे रहे जॉब? आपने पिछले 5 साल में कितने जॉब दिए सर? अरे ये तो अभी घोषणा की, कितने मिलेंगे तो भविष्य बताएगा। 1.25 लाख नौकरियां बीजेपी के राज में, जो आपको पता स्टे हो रखी है। कितनी नौकरी थी बीजेपी सरकार ने गवर्नमेंट में? दी नहीं, बल्कि खत्म की गई है। आज पिछले 5 साल में सरकारी रोजगार आप आंकड़े लेंगे तो खत्म हुए, ना कि बढ़े। अब वसुंधरा के राज में कितने रोजगार बढ़े मुझे बताइए? उन्होंने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, 10,000 नहीं दिए भाई साहब, 10,000। तो क्या बात है? 2,30,000। अरे फर्जी सब फर्जी आंकड़े, सब फर्जी आंकड़े, ये बैठे रोजगार सब फर्जी, पश्चिम बंगाल छोड़ो, राजस्थान बात करो यार। अरे सबसे ज्यादा हमारे बात कर लो राजस्थान की यार। आपको ये सिमट गए, तुम भी सिमट जाओगे। तुम भी तो 2 सीट पे थे, सिमट गए तुम, राजस्थान में सिमट गए। अगर तुमने काम किया तो राजस्थान में क्यों सिमट गए? आपने कहा रोजगार दिया? मजदूरों पर सबसे ज्यादा लाठी आप चलाते हो, पूंजीपतियों के पक्ष में काम करते हो, और आज स्थानीयवाद की बात करने लगे, देश को तोड़ने की बात कर रहे हो। शर्म आने की बात है। एक तो राष्ट्रवाद चलाते हो, अगर कश्मीर में आतंकवादियों ने सैनिक मारे तो फिर राजस्थान में क्यों बकवास करते हो? आपकी फिर क्या करते राष्ट्र, फिर राष्ट्र में पैदा होता है। बताइए मेरे को, फिर राष्ट्र हो रहा पैदा। वीरेंद्र जी, मैं भंवर सिंह जी, देखिए एक बात सुनिए, हमारी डिबेट चल रही है, इसको आप व्यक्तिगत मत लेके जाइए। मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ, मैं व्यक्ति नहीं बोल रहा। सर एक बार सुन तो लीजिए आप। मैं व्यक्ति नहीं बोल रहा। अरे सर सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए ना, क्या स्थिति की आप? पश्चिम बंगाल को जनता बताएगी 10 साल से उसका है। अरे उसका राज है 10 साल से हमारा नहीं है। लीजिए प्लीज, मुझसे क्या सवाल पूछा? सुनिए, मर्यादित भाषा का बकवास शब्द और ये सब चीजें बहुत शालीनता के साथ हमारी बात हो रही है, और उसी दिशा में जाने चाहिए। अपना अपना पक्ष आप लोग रखिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्तर से नीचे मत जाइए कोई भी। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से। उपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। भंवर सिंह जी ने कई बार बताई, श्रमिक और मजदूर वो अलग मामला है, या सरकारी नौकरी की बात है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये 31/9/2018 आरटीआई है,
कोर्ट में लगाई। प्रदीप कुमार सनो सीताराम गंगानगर से पीटीआई एक भर्ती निकली थी, उसमें 23,820 पदों पे आवेदन आए, उसमें 8,862 लोग बाहरी राज्यों के हैं 23,000 में से। मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट, एक सवाल और आपसे, इसके बाद में आज हमारे राज्य में सारे विभागों के सेक्रेटरी कौन है? आईएएस। कहां से आते हैं ये? बंद करो ना सबसे पहले राजस्थान का आईएएस। आप अलग दिशा में बोलो ना, ऐसी बातें बोलो ना। ये गवर्नमेंट आपकी भाषा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का आईएएस चलाता है ना, वो भी राजस्थान का ले। क्यों नहीं? अरे आपके हिसाब से आईएएस राजस्थान का हो। आप ये कहो फिर आईएएस राजस्थान का समानता का अधिकार करो ना। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, हम कहीं पर भी मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि स्थानीय राज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम भारतीय भारतीय राजस्थान में आप जो है ये स्थानीयवाद पैदा नहीं कर सकते, हमारे लिए नुकसान है। क्यों राजस्थान मध्य प्रदेश में भी नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, विरोध करेंगे हम, बिल्कुल विरोध करेंगे। गलत है एकदम। अगर ये गुजरात कर रही है, विरोध किया हमने। ये कई सालों से हो रहा है। नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, वो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर आप ये स्थानीयवाद पैदा करेंगे, देश एकजुट ज्यादा समय नहीं रख पाएंगे, हम उसके टुकड़े करेंगे, हम ये ठीक नहीं है। हमें भारतीय बनना है, हम भारतीय है ही नहीं। हम कहाँ हैं भारतीय? विदेश में जाते हैं, केवल भारत में जाते हैं हम। भारत में सभी अभी आप जयपुर वासी, अभी कोई पूछे खटा कहो, जयपुर कहूँ। फिर आप जब यूपी में जाते हो खटा कहो, मैं राजस्थान कहूँ। सुनो मेरी बात। हाँ। और जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं, जो बोलते हैं मैं भारतीय हूँ। हम यहाँ तो रहते हैं राजस्थान में, जयपुर वासी, तो आप भारतीय बनो ना। हम तो ये कह रहे हैं आज और गलत काम करो, क्यों नहीं किया? हमेशा विरोध, हमेशा विरोध, हमेशा विरोध, हमेशा विरोध नहीं, आज विरोध नहीं है। हमारी हमारे राज्य में विरोध, राजस्थान इस चीज को कभी आपको देखा जब महाराष्ट्र में, जब हमने महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र सरकार ने यूपी वालों को मारा, गलत है। हमने विरोध किया, रैलियां निकाली, प्रदर्शन किया, गलत है। हमने विरोध प्रदर्शन किया, जब महाराष्ट्र में ये विरोध किया गलत हुआ। वो देनी चाहिए तो कोई बात नहीं है। चलिए, राजीव जी का एक सवाल है। वामपंथियों के नेता अमरा राम जी ने हमेशा ये वकालत की है कि सीकर के लोगों को स्थानीय उद्योगों में काम मिले, यानी वो आपके बड़े नेता हैं, आप उनकी बात से सहमत नहीं है। हमारी पार्टी इस बात से सहमत नहीं होती है। ये स्थानीय जैसे बलजीत जी बोल रहे हैं, उम्बालवर के वोट चाहिए बोल रहे हैं, कहना है मैं वो वोट की राजनीति नहीं करता हूँ। सीकर के सब उद्योगों में सीकर के लोगों को मिले, मिलता ही है रोजगार। तो ये एक बात। जब हम छोटे कारखाने में लोकल लोग ही जाएंगे, बेरोजगार मांग कर रहे तो बेरोजगार कौन से वोट की राजनीति कर रहे हैं? राजस्थानी स्थानीय बेरोजगार मांग कर रहे हैं। अगर देश के लिए अगर हम इस तरह की बात करें, आप पूरे देश की मांग करो। आज राजस्थान के लोगों को हर जगह उससे मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी पाबंदी नहीं, महाराष्ट्र में पाबंदी नहीं, गुजरात में नहीं, गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, हम भारतीय हैं, हम भारतीय के हिसाब से चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि क्षेत्रवाद पैदा हो। चलिए, हम कैसे रह पाएंगे? जब हम दिल्ली में जाकर रहने लगेंगे तो वो कहेंगे तुम्हारा कैलेंडर है, तुम राजधानी भागो ऐसे। जब तो गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट निकाल के लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद को इसलिए बढ़ावा दे रही है कि वो रोजगार नहीं दे पा रही है, वो फेलियर है उसका जगह पर। प्रधानमंत्री खुद फेलियर है, इसीलिए वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को बढ़ा रहे, आप रोजगार दे नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री 5 साल में कितना रोजगार देता है? आज रोजगार के लिए बोल नहीं रहे प्रधानमंत्री, बंद हो गए, चुपचाप हो गए। 16 करोड़ तो मुद्रा से मिल गया। अरे ये फालतू की बातें क्यों करते हो यार? मुद्रा योजना, कर्जा देना रोजगार देना है, कर्जा देना रोजगार देना है। फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? समस्या यही है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? बता दो। एक सवाल पूछ, अगर आप कह रहे हो दे दिया। बाबर जी, एक सवाल, योगेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बाबर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ योगेंद्र जी के माध्यम से, आप लोगों की सोच की वजह से वामपंथी सिमट के छोटे से क्षेत्र में आ गए। छोटे में भी नहीं है, पूरे देश से साफ हो चुके हैं। यदि यही बातें चली तो ये समय देखना कि स्थानीय मुद्दों की जो बात उठाएगा वही पार्टी राज में आएगी। स्थानीय क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ता है कि वो स्थानीय मुद्दों को इसके नतीजे क्या होंगे सर? आप एक पत्रकार हैं, नतीजे क्या होंगे? दोनों बातें। आप अपने लोगों को राजी थोड़े दिन रख सकेंगे, देश को एक नहीं रख सकेंगे। ये मैं बता दूंगा, क्षेत्रवाद पनप जाएगा। ये गलत है बिल्कुल, ये वैचारिक विचारधारा ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप मेरी बात बुआ माने, कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपसे जो बात सुनना नहीं चाहते, यदि यूपी के लोगों को यूपी में काम मिल गया, राजस्थान के लोगों को राजस्थान में काम मिल गया, मध्य प्रदेश के लोगों को, तो कहां क्षेत्रवाद हुआ? सब लोग खुश हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काम के लिए लगे हुए हैं। हम लोग ये कहेंगे नहीं वहां का आदमी यहाँ है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया, गजिटेड पोस्ट
पे हम कहीं का भी व्यक्ति लें, उसकी योग्यता के आधार पे लें, नॉन गजेटेड पोस्ट पे हमें एक नीति बनानी पड़ेगी, चाहे श्रम संगठनों के माध्यम से बने, चाहे कर्मचारी संगठनों के माध्यम से बने, क्योंकि यदि हम नॉन गजेटेड में भी यदि आउटसाइडर्स को ले लिए तो आपकी बेरोजगारी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हम कितना भी इससे भी नहीं खत्म होगी, इससे एक लगाम लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। कैसे लगेगी? अगर रोजगार है ही नहीं तो कहां से मिलेगा भाई साहब? अन्य राज्यों में रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं, ऑटोमेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, आज जो है रोबोट आ रहा है ना। सबसे बड़ी समस्या को समझो, आप उस समस्या जा ही नहीं रहे हो कि रोजगार विहीन विकास हो रहा है देश के अंदर। आज मारुति ने कितना बड़ा कारखाना लगा, कितने रोजगार दे रही है, हर साल घटा रही है। आज मैं एनबीसी फैक्ट्री में काम करता था, 5000 व्यक्ति काम करते थे सन 70 के अंदर, और बेरिंग बनाते थे केवल 1 लाख। आज 1 करोड़ रोज बेरिंग बनाते हैं और 1000 आदमी है, खाली 1000। रोजगार बढ़ा नहीं है, घट गया है। आपको बता दूं क्यों घटा है? कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन। एक आदमी पहले 1 मशीन चलाता था, आज 10 मशीन चलाता, 10। इसको ये बताइए, अभी ऑटोमेटिक सिस्टम, समय के साथ बदलाव, ये तो फिर ये तो हमारे जो पैदा हो रहे हैं, ये कहां जाएंगे? यही समस्या है। समस्या को समझे आप, यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि रोजगार विहीन विकास आ रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं सहमत हूं, लेकिन क्या जाए, पहले मूल उस पे आ जाए वापस। जब अच्छे से भारत में जो नीतियां बननी चाहिए ना, भारत में देसी गेहूं जब पैदा होते थे, सब गांव से आते थे, उस वक्त 12 क्विंटल। आज की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आज हम वास्तव में हाइब्रिड सीड्स में नहीं जाएं तो कहां होगा? मैं कह रहा हूं ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए सालाना। आप क्या दे पा रहे हैं? क्या आपके पास योजना है क्या 2 करोड़ लोगों की? आपके अकॉर्डिंग दे देंगे? अरे आप कैसे खत्म हो रहे हो उल्टा? अभी जो भारत सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है, रेलवे का निजीकरण, 50 लाख रोजगार खत्म होंगे, खत्म होंगे। अभी बैंक पर अच्छा मेरा सवाल सुनो, आपने बोल दिया, मेरा सवाल सुनने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी बैंकों का विलय हुआ है, रोजगार बढ़ा है? देखिए, कर्मचारी कम से कम 30,000 बैंक कर्मचारी बेरोजगार हुए भाई साहब, ये विलय होने से। आपका कहां डाटा देख रहे हो? रोजगारों को तो सरकार खत्म कर रही है, आप हकीकत में नहीं जा रहे हो। आप हवा में बात मत करो, प्रैक्टिकल बात करो ना। पवन जी का डाटा देश से बिल्कुल अलग है। देश से कहां अलग है? कपोल कल्पित। अरे कपोल कल्पित क्या है? आज एसबीबीजे के सारे कर्मचारियों को एसबीआई ने निकाल दिया नौकरी से। एसबीआई ने सारे एसबीबीजे के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अगर इनके पास दमा तो मैं डाटा दे दूंगा आपको। किसी भी प्रकार से वर्तमान क्या बातें करते हैं? नहीं रख रहे बावन जी, आपको आपकी सरकार फेलियर है दूसरे को भी तो सुनो। एक बार मैं बोलना चाह रहा था, पानी पीजिए आप थोड़ा। मैं बोलना चाहता हूं। जयपुर मेट्रो महेंद्र जी, एक सर आज उसको बंद करने वाले आईएएस अधिकारी, कुछ बोलना आईएएस अधिकारी अभी उन्होंने अपना जीनस लगा लिया। बाहरी राज्यों का जो मामला है, किसी ने 100% रोक नहीं लगाई है, 100% रोक नहीं लगाई है। वो कह रहे हैं कि 70% स्थानीय लोगों के, 30% बाहरी राज्यों वाले हैं। वो अलग अलग नीति बना रहे हैं स्थानीय जो राज्यों के लोगों को फायदा देने के लिए। वही मांग हम कर रहे हैं। इन्होंने विरोध किया, स्वागत है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि समानता का अधिकार पूरे देश में होना चाहिए। जब इतने सालों से उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, आज हमें नुकसान हो, हमने आवाज बुलंद की, आज इन्होंने विरोध कर दिया। पूरे प्रदेश के लोग युवा इनको देख रहे हैं, कोई बात नहीं, विरोध करिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जब बीजेपी सरकार में भर्तियां उलझी, हम सड़कों पर उतरे, जेल में डाले, हमारे सिर फूटे, कांग्रेस में हम करें तो आप लोग हमारे साथ आए, आपने हमारा समर्थन दिया, आप लोग सड़कों पर बेरोजगारों के लिए। आज विरोध में आगे, क्या आप नहीं, आपके पक्ष में हमेशा रहते हैं। रोजगार देना चाहिए, सड़कों पे है क्या? ये सरकार का है ना, सड़कों पे कौन गया? अरे बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, कौन करा दिया है? मैं तो जेल गया, आपको मारा भी बीजेपी के दफ्तरों में मारा भाई साहब, जलती लकड़ियों से मारा, जलती लकड़ियों से आपको मारा, मुझे पता है। हम गए उसका विरोध करने। नीतियां सदैव देश के विरोध में रही है। आज का अगर ये पेपर पढ़ लेते तो इन स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा और फिर 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी क्या है भाई साहब? आपको दूंगा, बोल तो आज के पेपर में जो रिजल्ट देखते हैं ना आप, तो आपको पता चल जाता है राजस्थान किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जो विश्व की 6ठी आर्थिक व्यवस्था में बने, वो इन्हीं के कारण बने हैं, आपकी नीतियों के कारण नहीं बने। जिस प्रकार से केंद्र की जो नीतियां रही, जिस प्रकार से हमारी जो योजनाएं रही, चाहे वो मुद्रा की योजना रही हो, चाहे स्किल इंडिया की रही हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया की रही हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया की रही हो, उसी कारण आज सब पार्टी अपने आपने ये भी नहीं बताया, आपने ये भी नहीं बताया अभी बजट में कि हमने कितना बजट रखा था। करेंगे नहीं, पार्टी अपना उनके पास कोई निदान नहीं है समस्या का निदान। बीजेपी तो आज बीजेपी बेरोजगारों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। इसका नीति है कहा कि युवाओं का देश है, आज बेरोजगारों का देश है। बेरोजगारों का देश हो गया आज। हर पार्टी अपने अंदर जी समय के अनुसार स्थिति को समझिए कि आज देश का युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला। क्या बात है, क्या बात है। इनके भाई ये डायलॉग चाहते हैं कि ये डायलॉग कितने बढ़िया देते हैं ना।
आप सुनो तो सही, इसे आप ये देखिए, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार जिनका है वो तो चल नहीं रहा है। रोजगार प्रारंभ करता तो आज जिनकी दुकानें वो तो बंद पड़ी है बेचारों की। रोजगार से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, विश्वव्यापी प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो आप यह मानिए जितनी भी सरकारें, किसी भी देश की सरकार देख लीजिए, वहां स्थितियां इसी प्रकार है, क्योंकि सरकारों के पास अब सीमित संसाधन है, वो इतने रोजगार अपने माध्यम से नहीं दे सकती। इसीलिए अरे भाई साहब मैं जो बोल रहा हूँ वहीं आ गए ना, आप बोले ना वहीं आ गए, क्योंकि दुनिया में रोबोटाइजेशन हो रहा है, मानव संसाधन को खत्म किया जा रहा है। इंडिया के आज कार बिना ड्राइवर की आ रही है, आज कार बिना ड्राइवर की, एरोप्लेन बिना ड्राइवर का, ये सब आएंगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा ना। तो आप सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे दे। अरे भाई साहब तो सिस्टम के साथ क्या करोगे जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। हमारा देश 130 करोड़ का देश है, वहाँ आपको नीति बनाएगी श्रम के साथ में, आपको नीति श्रम के साथ बनानी होगी, ना कि हवा में बनानी पड़ेगी। योगेंद्र जी, पेटेंट के मामले में 2014 में हमारा देश जिस कंडीशन में 1980 में चीन था, उस कंडीशन में 2000 आज चीन भी तो अपने देश को रोजगार दे रहा है, क्यों नहीं दे रहे। एक एक गांव तक रोजगार पहुंचा दिया ना उन्होंने। आपके पास कहाँ नीति है, आपका गांव का बेरोजगार तो शहर में आके परेशान हो रहा है। होगा देश का, आप अपनी गलत समाधान नहीं, आप पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हो, केवल 10% लोगों के लिए। आप तो देश विरोध में केवल 90% का नुकसान कर रहे हो। आपने 65% युवाओं को ये कह के वोट मांगे तो तुम्हारे लिए काम करेंगे, किया कितना काम आपने। आप तो देश 65% युवाओं से वोट मांगे थे कि तुम्हारा विकास करेंगे, कितना करा 5 साल में, कितना विकास करा, कितने लोगों को रोजगार दिया बता दें। ये बैठे ना तुम्हारे सामने, लाठियां की जलती हुई, अरे लाठियां की भाई साहब इनको जलती हुई मारा आपने अपने कार्यालय में। घर आए का तो कोई भी अपमान नहीं करता, आपने तो घर में मारा है। आप कितने महान हो। जीरो। अरे आपका भी यही होने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तो पुलवामा को मानो आप अपने, तो पुलवामा से आपकी सरकार आ गई है, ने क्या काम किया, 16 सेक्टर पे जीरो। चले मुद्दे पे आ जाए, समय बहुत कम है, मुद्दे पे आ जाए। सरकारी जॉब के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में काफी काम है, लेकिन वहाँ शोषण होता है। सम्मान वेतन मिलना चाहिए। अब सवाल होता है कि आर्थिक स्थिति भारत देश की मजबूत नहीं है, लेकिन इसको मजबूत कैसे बनाई जाए। अब चुनाव आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जब आप रैलियां निकालते हो तो करोड़ रुपए, चाहे किसी की पार्टी की रैलियां हो, करोड़ रुपए लाख रुपए खर्च करते हैं, वो देश की संपत्ति को आप खर्च कर रहे हो। यदि वो पैसे में बचाव हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। और इसके अलावा मैं लगातार कई बार बोला हूं, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जो धार्मिक संस्थान है, करोड़ों रुपए का रोज की आय आती है, देश के लीजिए, देश के काम में लीजिए, और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और वो युवाओं उपेंद्र जी इस और युवाओं को भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि सरकारी नौकरियां सीमित है, ये समझना होगा। हमें जरूरत है हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, शोषण होता है। आज बीएड एचएससी के 3000 रुपए को बढ़ाएगा, आप क्या कर पाएगा 3000 जी? मेरी बात सुनेंगे पूरी। हाँ, आप आज जितनी भी एमएनसी, चाहे राजस्थान में आए चाहे इंडिया में किसी भी कोने में आए, आज अगर कोई एमएनसी जैसलमेर या बाड़मेर की रिफाइनरी में लगाने आता है ना, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहाँ स्किल लेबर्स नहीं है। ये प्रॉब्लम किसकी है? ये देश की समस्या है। इसके लिए हमें हमारे युवाओं को स्किल्ड करना पड़ेगा। आप समझिए 5 साल में आपने काफी चलाया ना। स्थिति और वर्तमान में जिस प्रकार से परिवेश बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे युवाओं को बदलना पड़ेगा। हमने इंजीनियरिंग, आपने 5 साल चलाया ना स्किल प्रोग्राम, कितने युवाओं को रोजगार दिया स्किल करके, बताओ ना यार। आप कीचड़ तो गंदगी देश में आप भी फैला रहे हो। देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, सारा ये चीजें फैला रहे हो, बंद करो। देश को तोड़ना बंद करो, देश को तोड़ना। बताओ ना अगर है तो हिम्मत। हमने युवाओं को आपका जो है वित्त मंत्री नहीं बताया कि हमें योजना क्या, फिर क्या योजना लागू करी, क्या बताओगे? है नहीं कुछ। अगर होता तो चिल्ला चिल्ला के बता देते भाई। न्यू इंडिया से अपने सपने, ज्यादा दिन सपने नहीं होंगे तुम्हारे को, युवा न्यू इंडिया कर देगा। इसलिए हमारी सरकार अभी केवल पुलवामा की वजह से, पाकिस्तान की वजह से वोट दे दिए, आगे देने वाले नहीं है। वो भी युवाओं ने दिए। हाँ, युवाओं ने दे दिए, गलती से दे दिया, आगे दे देंगे नहीं। आपकी गलत नीतियों का परिणाम आप कम्युनिस्ट जीरो हो चुके। अरे इससे कोई कम्युनिस्ट कभी खत्म नहीं होता। तुम भी 2 सीट पे आगे थे। अरे आप भी 2 सीट पे थे 84 में, भूल गए क्या आप? 3 से आप अपनी औकात भी देखो ना, 2 सीट पे थे यार। चले सर, एक सेकंड 3 पे थे ना, 2 पे थे। उमेंद्र जी, पार कर चुके मैं उमेंद्र तो 0 पे भी जाओगे अब। और सिंह जी एक बार मैं आ रहा हूँ, 0 पे जाओगे, आ रहा हूँ, जरा सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। 0 पे जाने वाले हो। उमेंद्र जी एक बात पहुंच चुके 0 मैंने जैसे पहले, हम तो वापस उठ जाएंगे, कम्युनिस्ट कभी मरता नहीं है। हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट कभी नहीं आ पाएगा। अरे वो चिंता मत करो, समय कम छोड़ है, दो। प्लीज एक बार सुनिए। मैं उम्मीद है शुरुआत में भी ये बात कही थी कि हमारा यहाँ पे विभिन्न राज्यों को यूनियन के साथ मिला के फेडरल गवर्नमेंट बनी है, फेडरल सिस्टम आ रहा हमारे यहाँ पे। ये बात सही है कि क्षेत्रवाद पनपेगा अगर इस तरह की डिमांड्स उठेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन कुछ राज्यों में ये नीतियां आ चुकी हैं, वो डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली कुछ ऐसे राइडर्स लगा दिए गए जिसका मतलब ही यही है कि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिले। सीमावर्ती जो राज्य हैं वो हों, चाहे दूसरे राज्य थोड़ा आगे जाकर के हों, ऐसे काफी राज्य, आधे दर्जन से भी ज्यादा राज्यों की ये पॉलिसी है कि हमारे यहाँ के व्यक्ति को नौकरी मिले। फिर हमारी एकता का क्या होगा इसमें? देखिए योगन जी, स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, वो ये चाहेगी कि उसके क्षेत्र का विकास हो। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्थानीय लोगों के प्रति वचनबद्ध है, इसलिए वो चाहेगी कि उसके स्थानीय नागरिकों का विकास हो। और विकास जब ही है जब वो अपने क्षेत्र में बेरोजगारी को समाप्त कर सके। राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वह चाहेगा कि स्थानीय जिनके मतों से, जिनके वोटों की वजह से वो सरकार में आए हैं, उनका विकास हो, जो कि उनकी वचनबद्धता उनके साथ में है। यदि वो ये कहे कि नहीं साहब, मैं सीएम तो यहाँ के लोगों ने मुझे बनाया, आने दीजिए स्टेट, अन्य स्टेट के लोगों को, तो ये चीज संभव नहीं है। योगेंद्र जी, इसके साथ एक विषय हो रहा है, जब आप एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स देखते हैं तो वो उसी स्टेट का देखा जाता है, तब आप उसमें भी ये कहेंगे इस स्टेट के एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स नहीं बढ़ पाए क्योंकि बाहर के लोग आके एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो इंडेक्स कैसे बढ़ेगा? वो समस्या वहां भी आती है। अब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, तो केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में कुछ स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटियां खोली गई है, और यहाँ राजस्थान में भी अभी कोर्स ही तय नहीं हो पाए, हो जाएंगे। जब हम मानिए कोई अंगली पकड़ते हैं तो हाथ भी पकड़ा जाता है। अभी स्टार्ट हो, यदि हम ये कहेंगे कि साहब स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग एक योजना बनी है, उसमें आगे होगा। यानी पहले कोई काम शुरू होना चाहिए, काम शुरू होगा तो हमने समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। टिंकरिंग लैब प्रारंभ किया, पहले तो अटल टिंकरिंग लैब नहीं थी, अब काम स्टार्ट हुआ तो आप निश्चित मानिए न्यू इंडिया में सबके सपने साकार होंगे। और युवा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। देश का पूरा आर्थिक विकास का जो स्टैंडर्ड है ना, वो सारे माइनस में, ऐसा कोई नहीं। जीडीपी माइनस में, तमाम रोजगार का क्षेत्र माइनस में। अरे आपके कहाँ पर है यार, कहाँ हवा में बात कर रहे हो? आपकी सरकार जारी करे 16 सेक्टर में आप माइनस में हो, जो देश का विकास को ठहराती है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका विकास है ही नहीं। औद्योगिक विकास माइनस में, कृषि विकास माइनस में, आपने सवाल पूछ रहा था, सारा माइनस में, हवा में थोड़ी। आप सवाल पूछ रहा था। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जो नागौर के रहने वाले, उनका एक बयान सुना, मैंने देखा वीडियो, वो सीआर चौधरी साहब का, कि हमने रोजगार दिए, बोले कि जो ट्रक आ रहे हैं, 4 व्हीलर आ रहे हैं, उसमें कंडक्टर ड्राइवर होते हैं, वो रोजगार दिए। क्या ये रोजगार है? आज पकौड़े बनाने का भी दिया है, ये रोजगार नहीं है। हाँ, पकौड़े बनाने का भी रोजगार आपने दे दिया। ये आपने दिया नहीं, सृजित कौन कई सालों से। आज शाहपुरा में राज्य में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, कंडक्टर ड्राइवर, क्या वो भाजपा ने दिया? ये गलत बात है, पकड़ो चलो, गलत बात है। अरे झूठ बोलने के अलावा कोई काम आपके पास है क्या? झूठ बोलने के अलावा कोई काम है? कोई सेक्टर बताओ जिसमें विकास किया आपने। एक सेक्टर बता दो जिसमें विकास किया है, एक सेक्टर बता दो ना जिसमें आपने डेवलप किया रोजगार में। हमने प्रतिदिन 40 किलोमीटर से ऊपर के हाईवे बनाए। चलिए, आप मानते मैं माफी चाहूंगा प्रतिदिन हाईवे में? अरे 2 रुपए पेट्रोल की जनता देती है, सेस के उस पे आसान नहीं कर रहे हो कोई पे। समय खत्म होगा। 2 रुपए लीटर पे हम देते हैं रोज, 2 रुपए लीटर पे हम देते हैं। क्या एहसान है? क्या एहसान है? क्या एहसान है उसका? क्या वास्तव में क्या एहसान है आपका? देश की जनता पैसे दे रही है भाई। ये बात सही है कि सभी जगह तो राइडर खत्म हो, लेकिन इससे क्षेत्रवाद इतना हावी होगा। अगर वास्तव में क्षेत्रवाद की नौकरियों की अगर हम उसमें चलेंगे, ये बात सत्य है कि सब जगह से राइडर खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, जब तो बात ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसे एक राज्य में होगा तो क्षेत्रवाद में हम बहुत ज्यादा तब्दील होते चले जाएंगे। देखिए, ये तो कई राज्यों में कई सालों से है। मैं वही कह रहा हूँ, कई सालों से है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यूपीएससी में राजस्थान में भी कर रखा है ये राइडर। कभी आज तक किसी ने विरोध किया क्या? सभी कह रहे कि हमारे यहाँ हो, तो वो अन्य राज्यों में तभी तो राजस्थान में मांग उठी है। सब लोग, नेता लोग पॉलिसी बना रहे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उनको बेरोजगारों का हित सोचना होगा कि रोजगार के अवसर कहते हो, उनको रोजगार कैसे मिले, अन्यथा देश के सामने सबसे। चलिए उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम बात कर रहे थे कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं है, जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी पॉपुलेशन के साथ में बढ़ रही है। ये बात सत्य है कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरियां बहुत कम रहेंगी और आने वाले वक्त में कम हो सकती है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर 3 लाख वैकेंसीज आ रही हैं तो आप ये तय मान के चलिए कि कैसे भी करके, जैसे प्राइवेट सेक्टर में सोचा जाता है कि एडजस्ट किया जा सकता है, वैसे ही वहां भी ये पॉलिसी बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारी भरकम सैलरियां सरकारों पे बड़ी भारी पड़ रही है। आज हमारे विकास के लिए मात्र 16% पैसा रहता है, 84% सैलरी भत्ते पेंशन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अब रोजगार के अवसर कैसे बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है, सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि समस्या ना बढ़े। क्योंकि
हमारी रिसर्च इस बेस पे होनी चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूथ अगर बढ़ रहा है उसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, जोर अब इसमें होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।